अच्छा जी, कुबरनेटिस आर्किटेक्चर। हमने लास्ट टाइम क्लास में कुबरनेटिस का थोड़ा सा ओवरव्यू से स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें डिस्कशन की थी कि कुबरनेटिस में है क्या-क्या चीज़ें, राइट? इस तरह से जो जो हमारे पास डिफरेंट कुबरनेटिस के फंक्शंस हैं जिनको हम देखेंगे। तो ये तो हम ऐसे ऐसे देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर। अच्छा, तो कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर को अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ है हाई लेवल पे। हाई लेवल पर अगर देखें तो मेन चीज़ आप अगर नोट करेंगे तो हमारे पास एक कुबरनेटिस मास्टर है और ये कुछ नोड्स हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि एक ये मशीन है और ये बाकी मशीन्स हैं। एक मशीन को हम मास्टर मशीन बताते हैं, ठीक है? ये कुबरनेटिस की मास्टर मशीन है, इससे सारा कंट्रोल होता है, ठीक है? इस मशीन में हमारा मेन कुबरनेटिस चल रहा है और बाकी जितने भी नोड्स हैं, ये नोड 1, 2, 3 ये सब अलग-अलग मशीन्स हैं हमारे क्लस्टर के अंदर, ठीक है? तो ये हमारा क्लस्टर है, ठीक है? इस क्लस्टर में एक मास्टर कंप्यूटर है और बाकी वर्कर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? सारा काम जो है जितने भी हमारी एप्लीकेशन के कंटेनर्स होते हैं, वो सारे इन वर्किंग मशीन्स के अंदर होते हैं। साथ में हमारे पास इमेज रजिस्ट्री है। ये कौन सी इमेज रजिस्ट्री है? ये हमारी डॉकर डॉकर हब है, ठीक है? अच्छा। फिर हमारे पास इस साइट पर कुछ एपीआईज़ हैं, जिसके थ्रू हम अ, जो यूज़र की एप्लीकेशन है, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, उसको एक्सेस देते हैं कुबरनेटिस मास्टर की। तो या तो वो कोई यूज़र इंटरफ़ेस ग्राफ़िकल है या कोई कमांड लाइन इंटरफ़ेस है। ये एपीआईज़ के ज़रिए से कुबरनेटिस से बात करते हैं और इनको एक्सेस मिलता है वर्कर नोड्स तक का, जहाँ पर एप्लीकेशंस चल रही हैं, ठीक है? अच्छा, इसको देख के थोड़ा-सा क्या कहते हैं, थोड़ा-सा डर भी लगता है, लेकिन इसको समझते हैं कि है क्या, हो क्या रहा है। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये वर्कर नोड्स हैं। जो ये जो पहले वाली स्लाइड थी ना, ये वाले नोड्स, ये थोड़ा-सा डिटेल में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर नज़र क्या आ रहा है हमें कि हर वर्कर नोड के अंदर कुछ चीज़ें हैं। वो क्या-क्या चीज़ें हैं? हमारे पास अगर ये एक बॉक्स वर्कर नोड है, तो इसके अंदर हमारे पास एक तो देखें डॉकर चल रहा है, ठीक है? डॉकर चल रहा है तो डॉकर के लिए डॉकर हमारा क्या-क्या चीज़ें सपोर्ट कर रहा है? एक तो कंटेनर हमारा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? फिर हमारे पास ऑल्सो अ, एप्लीकेशन भी है, ठीक है? उसकी कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह है। डॉकर के साथ डॉकर की वजह से ये चल रही है डॉकर के ऊपर। अच्छा, डॉकर के नीचे हमारे पास एक क्यूबलेट नाम की एक सर्विस चल रही है। क्यूबलेट क्या है? ये भी हम देखते हैं डिटेल में, लेकिन ये हमारे कुबरनेटिस की सर्विस है जिसकी वजह से हमारा ये पॉसिबल है कि ये थ्रू आउट डिफरेंट नोड्स हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होकर चल रही है। इसी तरह से हर वर्कर नोड पे आप देखेंगे डॉकर चल रहा है, क्योंकि सारे हर वर्कर नोड पे हमने या तो कोई ना कोई एप्लीकेशन चलानी है डॉकर के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पर इस साइड पर आप देखेंगे अगर तो हमारे पास ये इमेज रजिस्ट्री है। ये हमारी इमेज रजिस्ट्री कौन सी है? डॉकर हब की रजिस्ट्री है, ठीक है? तो डॉकर हब डायरेक्टली डॉकर से कनेक्ट हो रहा है हर नोड के ऊपर, ठीक है? और इसी तरह से हमारा यहाँ पर मास्टर नोड के अंदर हमारा कुबरनेटिस चल रहा है, ठीक है? कुबरनेटिस मेन। तो ये हमारी कुबरनेटिस मेन क्या करता है? ये हर नोड पे जो क्यूबलेट सर्विस है, उससे कनेक्ट होती है और उसके थ्रू यूज़र का जो ट्रैफ़िक आता है इन एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है? यूज़र एक्सेस करता है किसी एप्लीकेशन को, ठीक है? अब जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे 3 अलग-अलग एप्लीकेशन चल रही हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक ये वाली जो एप्लीकेशन है, जो ये पर्पल डायमंड कलर की जो एप्लीकेशन है, ये एक इसकी एक रेप्लिका चल रहा है, एक ही इंस्टेंस है इसका, मतलब एक कंटेनर चल रहा है।
ये वाला जो है जो ये ऑरेंज ओवल सा जो है, इसके 5 रेप्लिकास चल रहे हैं, 5 कंटेनर चल रहे हैं इसके, ठीक है। तो 5 कंटेनर जो चल रहे हैं वो 5 अलग-अलग नोड्स के ऊपर चल रहे हैं। तो 5 अलग-अलग मशीन्स के ऊपर ये एक एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होके चल रही है, स्केल किया हुआ। और ये जो थर्ड एप्लीकेशन है, ये एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल क्या कहते हैं, एक ये अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि कुबरनेटीज में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम पॉड कहते हैं। तो एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स चल सकते हैं। तो इस पॉड के अंदर 2 कंटेनर्स एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, जैसे ये वाली एप्लीकेशन है ना, तो ये एक पैकेज में एक ही कंटेनर चल रहा है। तो एक पॉड में एक कंटेनर है, एक पॉड में एक कंटेनर है। इस वाले एग्जाम्पल में एक पॉड में 2 कंटेनर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 इंस्टेंसेस हैं, ये 2 अलग अलग नोड पे ये चल रहा है, ठीक है। तो जब यूजर आता है, यूजर को तो ये सब नहीं पता ना कि रेप्लिकेशन कुछ है या स्केलिंग कुछ हो रही है। यूजर को कुछ नहीं पता, यूजर को सिर्फ पता है कि मुझे इस ऐप पे जाना है या इस ऐप पे जाना है या इस ऐप पे जाना है, ठीक है। तो यूजर आएगा इसके आईपी एड्रेस के थ्रू, डोमेन के एड्रेस के थ्रू, राइट। जब वो यहाँ पर एंटर करेगा, लेट सपोज इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, तो होगा क्या कि यूजर आएगा इस एप्लीकेशन की एड्रेस पर, कि अगर वेब एप्लीकेशन है तो इसके एड्रेस एंटर करेगा, ठीक है। जैसे ही इसका एड्रेस एंटर करेगा तो क्या होगा कि कुबरनेटीज मास्टर को हिट करेगा, ठीक है। सबसे पहले कुबरनेटीज मास्टर क्या करेगा कि इसकी सर्विस एक चल रही होती है, वो डिसाइड करेगी सर्विस कि ये एप्लीकेशन कौन सी है जिसको ये सर्च कर रहा है, और वो हमारे क्लस्टर में किधर चल रही है। वो उसको आइडेंटिफाई करेगी, अच्छा ये इस वाले नोड के ऊपर चल रही है। कैसे? क्योंकि हमारा क्यूबलेट से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्यूबलेट के थ्रू ये आइडेंटिफाई करेगा कि इस नोड पे चल रही है, तो ये पूरा राउट कर देगा ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस के यूजर को एक्सेस इस नोड का, इस कंटेनर तक का एक्सेस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर ये वाले एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, अब इसमें क्या है फ़र्क है, पहले एप्लीकेशन में तो एक ही इंस्टेंस था, तो ये तो सिंपल था कि इस जगह पर राउट कर दिया। सेकेंड एप्लीकेशन के हमारे 5 अलग अलग कंटेनर चल रहे हैं, लोड बैलेंस किया हुआ है हमने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुबरनेटिस डिसाइड करेगा कि इस टाइम पर विच इंस्टेंस में इसको भेजना है, कौन से इंस्टेंस में भेजना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा हमारे क्लस्टर के हिसाब से, ठीक है। कौन से नोड में जिस पे भी सबसे कम लोड आ रहा होगा उस नोड के ऊपर कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली इस ट्रैफिक को भेजेगा अगर आप इस एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रियल टाइम जो स्टैट्स कुबरनेटिस के पास होंगे, उसको देखते हुए ये ट्रैफिक को राउट करता रहेगा, ठीक है। तो 5 अगर यूजर्स आते हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, या वो देखेगा कि जो भी बेस्ट कुबरनेटिस को लगेगा कि क्लस्टर की हेल्थ के लिए जो भी सबसे बेस्ट है वो डिसीजन लेगा और इसके हिसाब से ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा। इसी तरह से ये जो लास्ट एप्लीकेशन है इसमें भी 2 इंस्टेंसेस है, तो उसमें भी यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से यूज़र का जो ट्रैफिक आ रहा है वो मास्टर नोड में से आता है, पहले यहाँ से सारा ट्रैफिक आता है, राउट होता है सर्विसेज के थ्रू, और कुबरनेटिस डिसाइड करता है कि जो हमारा क्लस्टर है इसके अंदर कौन से नोड पर ट्रैफिक को सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, कुबरनेटिस मास्टर को थोड़ा सा देखते हैं कि इन डेप्थ इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। तो ये कुबरनेटिस मास्टर का जो कंप्यूटर है, जो सर्वर है, उसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जो सब मिलके कुबरनेटिस मास्टर को फंक्शन देती हैं पूरा कंप्यूटर, ठीक है। ये जो कुबरनेटिस मास्टर है, ये पूरे क्लस्टर को कंट्रोल करता है और सारे पूरे एप्लीकेशंस को, पूरे क्लस्टर को फंक्शनैलिटी देता है, ठीक है। तो ये आप समझे कि जैसे हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर कर्नल होता है, इसी तरह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम कुबरनेटिस हम कह रहे हैं क्लाउड का, उसमें ये हमारा मास्टर नोड जो है ये हमारा एक तरह से कर्नल का काम कर रहा है, ठीक है। ये ब्रिज है हमारा यूज़र का और नोड्स का, ठीक है।
द कंट्रोल प्लेन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये चार चीज़ें हैं, ETCD, API सर्वर, scheduler एंड कंट्रोलर मैनेजर। ये चार क्या क्या चीज़ें हैं ये भी हम देखते हैं। ये जो मास्टर नोड है, इसको हम या तो एक ही मास्टर नोड में हम रख सकते हैं कि ये इसकी हमारे पास एक ही रनिंग मास्टर नोड है, या हम क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए और मज़ीद हेल्थ के लिए हम एक मास्टर नोड ना रखें, हम एक से ज़्यादा नोड्स को मास्टर नोड बना दें। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी भी वजह से हमारा एक मास्टर नोड डाउन होता है, तो हमारे पास सेकेंडरी मास्टर नोड होगा जो कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये क्या-क्या चीज़ें ETCD। ETCD क्या है? ये एक डेटा स्टोर है। इसके अंदर हम कुछ डेटा रखते हैं जो की वैल्यू पेयर्स के थ्रू हम लोग क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। की वैल्यू डेटा किस तरह से की वैल्यू हम लोग कुबरनेटिस में एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। तो इट्स अ टू पेयर वैल्यू, एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है? तो दिस इज ETCD। इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन पूरे क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स इसके अंदर सेव करते हैं। फिर हमारे पास स्केड्यूलर है। स्केड्यूलर का काम क्या है कि ये हमारी एप्लीकेशंस को स्केड्यूल करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन से वर्कर नोड के ऊपर हमारी कंटेनर्स को डिप्लॉय करना है। ठीक है, जब भी हम अ, नया कोई नई कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं अपने क्लस्टर के अंदर, तो ये स्केड्यूलर डिसाइड करता है कि हमारे क्लस्टर के अंदर कहाँ पर कितनी रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं, और कहाँ पर मेक सेंस करता है कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाए। ठीक है? तो वो सारी हमारी जितने भी वर्कर नोड्स हैं, उनके यूसेज को देख रहा होता है, रिसोर्सेज कंजम्पशन को देखता है और अवेलेबिलिटी देखता है, और ये पूरा डिसाइड करता है कि इस वक्त रियल टाइम में कहाँ पर ये मेक सेंस करता है कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाए। फिर हमारे पास ये कंट्रोलर मैनेजर है। इसका काम क्या है कि ये जो डिफरेंट वर्कर नोड्स हैं उनका उनकी उनकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, और एक्चुअली में परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है, जो स्केड्यूलर डिसाइड करता है ना, ये इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो क्लस्टर के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो यहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है? अगर कोई एक नोड फेल होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या करना है वो भी कंट्रोलर मैनेजर डिसाइड करेगा। अगर कोई कंटेनर फेल होता है उसके रिस्पॉन्स में क्या एक्शन लेना है वो भी यहीं से जो एक्चुअल जो ट्रिगर फायर होता है ना वो कंट्रोलर मैनेजर करता है। ठीक है? फिर हमारे पास API सर्वर है, जो कुबरनेटिस का API सर्वर है। इससे क्या होता है कि हम अगर यूज़र आ रहा है तो यूज़र को एक्सेस चाहिए एप्लीकेशंस का जो वर्कर नोड के ऊपर है, लेकिन हम लोग वर्कर नोड का डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि उसमें तो हम कैसे कर पाएंगे, वर्कर नोड्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें कोई एक सेंट्रल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जो यूज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, जो हमने देखा था कि यूज़र जो आ रहा है, जो हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे हम राउटिंग कर सकें डिफरेंट नोड्स के लिए। ठीक है ना? ये वाली जो पूरी कम्युनिकेशन हो रही है ना कि यूज़र को कहाँ जाना है और किधर भेजना है, ये सारा API सर्वर का काम। ठीक है, ये आपस में कम्युनिकेशन कराता है यूज़र की और हमारे वर्कर नोड्स की। ये कुबरनेटिस मास्टर के कंपोनेंट्स हैं, और फिर हमारे पास कुबरनेटिस वर्कर नोड्स में भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये वर्कर नोड्स कौन से हैं? ये वो सारे हमारे क्लस्टर के अंदर सर्वर मशीन्स हैं जहाँ पर हमारी एक्चुअली में एप्लीकेशंस चल रही हैं कंटेनर्स के अंदर। ठीक। तो मास्टर से हटकर ये वो जगहें हैं, वो मशीन्स हैं जहाँ पर एक्चुअली में हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। इनको हम वर्कर नोड्स कहते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास ये है क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी क्या है कि एक नेटवर्क की प्रॉक्सी है। इसका काम क्या है कि ये हर वर्कर नोड पे रन करेगी और इससे इसके थ्रू हम
पॉड टू सर्विस कम्युनिकेशन चला सकता है। ठीक है, तो आपस में दो एप्लीकेशंस, अगर दो कहते हैं क्या कहते हैं, अगर हम स्केल कर रहे हैं एक ही एप्लीकेशन को और उसके मल्टीपल कंटेनर्स हैं तो उनके आपस में कम्युनिकेशन, और कहाँ पर जो हमारी एपीआई सर्वर से जो कम्युनिकेशन है सर्विस की, वो भी हम यहाँ से क्यूब प्रॉक्सी से करते हैं। ठीक है, इसका काम है जो लोड बैलेंसिंग वाला है। ठीक है, तो ये इस वर्कर नोड की और हमारी जो एप्लीकेशन इस किसी एक वर्कर नोड पर चल रही हैं उसका डेटा, नेटवर्क का लोड बैलेंसिंग का सारा डेटा कुबरनेटिस मास्टर के एपीआई सर्वर के साथ हर वक्त रियल टाइम में कम्युनिकेशन में रहता है, ताकि मास्टर नोड जो है डिसाइड कर सके कि इस वर्कर नोड पे इस टाइम पे राइट नाउ कितना लोड है, और ज़्यादा अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, तो ये एपीआई सर्वर हर वर्कर नोड के क्यूब प्रॉक्सी से कॉन्स्टेंटली में कम्युनिकेशन में होता है। फिर हमारे पास कंटेनर रन टाइम होता है। ये क्या है हमारा कंटेनर रन टाइम? हमने एक्सटेंसिवली डॉकर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डॉकर हमारा कंटेनर रन टाइम है। तो ये वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम कंटेनर्स को रन करते हैं। तो डॉकर हमें हर वर्कर नोड पे चाहिए, क्योंकि हर वर्कर नोड के ऊपर हमें कंटेनर्स रन करना है। और फिर हमारे पास क्यूबलेट है। क्यूबलेट का क्या काम क्या है कि ये हमारे कंटेनर्स को मैनेज करता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है कि जो भी कंटेनर्स हमारे पास चल रहे हैं वो हेल्थी स्टेट के अंदर है। अगर कोई भी कंटेनर किसी भी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं करता या काम करना छोड़ देता है, तो क्यूबलेट क्या करेगा, ये एपीआई सर्वर को बताएगा। ठीक है, एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर को बताएगा कि भाई ये वाला इस वर्कर नोड पे विच एवर कंटेनर काम नहीं कर रहा, तो फिर डिसीजन आएगा कि अच्छा इसको किल करके रिप्लेस इट विद अ न्यू कंटेनर, या इसको दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश करें। तो जो भी कुबरनेटिस एक्शन डिसाइड करेगा वो फिर क्यूबलेट के थ्रू इन्फोर्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर है कि एक या एक से ज़्यादा मास्टर नोड होगा जिसके अंदर हमारे जो कंट्रोलिंग सर्विसेज हैं ये चल रही होंगी, और हमारे पास मल्टीपल वर्किंग नोड्स होंगे जिसके अंदर हमारी एक्चुअली जो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस हैं वो चल रही हैं। हिटिंग द मूविंग टारगेट होता क्या है कि जैसे फर्ज करें ये वाला जो इमेज था, ये वाला, यहाँ पर क्या है कि आपको लग रहा है कि हमने जब एक बार ये वाली एप्लीकेशन जो है पहली वाली, इसको एक बार जब डिप्लॉय कर दिया तो ये पहले वर्कर नोड पर डिप्लॉय हो गया। अच्छा, होता क्या है कि ये जितने कंटेनर्स यहाँ पर डिप्लॉय हुए हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी नोड पर हमेशा रहेगा। कुबरनेटिस के पास ऑप्शन क्या होता है कि वो पूरे क्लस्टर को हर वक्त मॉनिटर कर रहा होता है, और किसी भी टाइम पर कुबरनेटिस डिसाइड कर सकता है ऑन इट्स ओन कि इस कंटेनर को अब इस वाले वर्कर नोड पे रखना सेंस नहीं बनता। किसी भी वजह से हो सकता है कि रिसोर्स यूसेज जो है वो ऑप्टिमल ना हो, तो उसको लग रहा हो कि यार ये वाला जो कंटेनर है ये यहाँ पे खाली लोड जो है हमारा इस वाले वर्कर नोड पे कोई लोड ही नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोई ट्रैफिक लेकर आना चाहिए। तो ये कुबरनेटिस क्या डिसाइड कर सकता है कि इट कैन पिक अप एनी एनी कंटेनर्स, एनी रनिंग एप्लीकेशन किसी भी नोड से, और वो कहीं और पे मूव कर सकता है। ठीक है, और इसको कुबरनेटिस खुद से ऑटोमेटिकली कर सकता है। अब इससे क्या होगा, अगर ये कुबरनेटिस फर्ज करें यहाँ पर ये एप्लीकेशन चल रही है कंटेनर वन ये वाला, तो हो क्या रहा होगा कि जब तक यहाँ चल रही है तो यूज़र राउट होते क्यूबलेट के थ्रू हमारे पास आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मसला क्या है कि जैसे ही ये एप्लीकेशन को कुबरनेटिस ने डिसाइड किया कि अब इस नोड पे रहना इसका ठीक नहीं है, इसको अब ट्रांसफ़र कर देते हैं नोड नंबर, ये इसको नोड 6 कह लेते हैं, नोड 6 पे ले आए, तो क्या होगा कि अब हमें यूज़र को कैसे बताएंगे कि यार ये वाली एप्लीकेशन अब इस वाले वर्कर नोड 1 पे नहीं है, अब नोड 6 के ऊपर है।
तो इसके लिए ये जो कुबरनेटिस मास्टर है, ये जो सर्विस बनती है ना, इसका काम है कि ये हमेशा ट्रैक रखता है कि हमारा कौन सा कंटेनर इस वक्त किस नोड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस मूविंग टारगेट जो ये कह रहे हैं ना यहाँ पे, कि किसी भी वक्त कुबरनेटिस डिसाइड कर सकता है कि एक कंटेनर को मूव करना है क्लस्टर में किसी और सर्वर के ऊपर, तो ये कुबरनेटिस कर सकता है खुद से। कुछ रीजंस बताएं कि ये हो सकता है। किसी नोड पे जिसमें आपका कंटेनर चल रहा था, हो सकता है वो फेल हो गया। तो अगर ये वाला एग्जांपल देखें अगेन, तो हो सकता है ये नोड ही ख़राब हो गया किसी भी वजह से, पावर चले गई हो, इंटरनेट ना चल रहा हो, व्हाटएवर रीज़न, कि इस नोड को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो कुबरनेटिस क्या करेगा कि इसके जो दोनों कंटेनर्स चल रहे हैं, इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा क्लस्टर के अंदर, बाकी जिन नोड्स के अंदर पॉसिबल है काम करना। तो ये देखेगा कि जहाँ पर भी ज़्यादा एफिशिएंटली डिप्लॉय कर सकता है वो कर देगा। ठीक है, तो हमारी कंटेनर्स किसी भी वजह से मूव हो सकते हैं। दूसरा रीज़न एक और लिस्ट किया हुआ है कि हमारा जो they were evicted from a node to make room for other containers। अच्छा, हमारा ये वाला अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो दो नोड्स हैं, इन दोनों नोड्स पे क्या मसला है कि इस पे लोड ज़्यादा है, तीन तीन कंटेनर्स चल रहे हैं इन दोनों नोड्स। ठीक है, तो बाकी नोड्स में इन दोनों के मुकाबले में ट्रैफिक और लोड कम है। तो कुबरनेटिस भी डिसाइड कर सकता है कि किसी रीज़न की वजह से अगर हमें एक और एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, तो हो सकता है कि ये अब इसकी जो क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से कंटेनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये अब ऑप्टिमल नहीं रहा, तो हमें रिकन्फिगर करना है इसको, पूरे सिस्टम को। तो कुबरनेटिस क्या करेगा, पूरा पूरा स्टैक देखेगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन चल रही हैं, और पूरी मैथमेटिक्स करेगा और डिसाइड करेगा कि अच्छा किसको कहाँ पर मूव करना है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा हमारा सारा मकसद स्केलिंग करने का और ये सब, ज़्यादातर रीज़न ये होता है कि हम किसी एक्सटर्नल क्लाइंट को सर्विस दे रहे होते हैं, राइट। कोई यूज़र होता है हमारा जिसको हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ट्रैफिक आ रहा होता है तो हमने स्केल बढ़ानी होती है। तो अगर हम एक्सटर्नल यूज़र को सर्विस दे रहे हैं और हमारे क्लस्टर के अंदर हमारे कंटेनर्स बार बार मूव हुए जा रहे हैं, तो यूज़र हमारे कंटेनर तक एक्सेस कैसे लेगा यूज़र। तो इसका आंसर क्या है कि कुबरनेटिस जो है, हमारे जितने भी कंटेनर्स हैं उन सबको हर वक्त ट्रैक करता है, उन सबको हर वक्त मॉनिटर करता है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं जो एक ही सर्विस, मतलब एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स अगर हम चला रहे हैं, तो होगा क्या कि उसकी एक सर्विस हम क्रिएट करते हैं। उस सर्विस के थ्रू जितने भी कंटेनर्स डुप्लीकेशन में चल रहे हैं, उन सबको ग्रुप करके उन सब का एक सिंगल स्टैटिक आईपी एड्रेस क्रिएट हो जाता है एक्सटर्नल यूज़र के। तो क्या मतलब इसका, विजुअली देखने में ज़्यादा अच्छा समझ आता है। जैसे ये वाला एप्लीकेशन है ना, जो 5 इसके कंटेनर्स चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसकी एक सर्विस क्रिएट होती है, ठीक है, जो मास्टर नोड के थ्रू कंट्रोल होता है। मास्टर नोड क्या करेगा कि ये जितने भी 5 कंटेनर की कॉपीज हैं, इन सबको ग्रुप करके एक सिंगल आईपी एड्रेस देगा यूजर के लिए। तो यूजर एक सिंगल आईपी एड्रेस को एक्सेस करेगा यहाँ पर। यूजर को नहीं पता कि 5 कंटेनर चल रहे हैं या 10 या 50। यूजर को एक सिंगल आईपी एड्रेस को एक्सेस करना है, और उस आईपी एड्रेस को कुबरनेटिस मास्टर रीड करके सर्विस के थ्रू डिसाइड करेगा कि जो पीछे सर्वर क्लस्टर के अंदर कौन से नोड के अंदर एक्चुअली में इसको राउट करना है। ठीक है,
अच्छा, फिर जो क्यूब प्रॉक्सी है हमारी, ये मेक श्योर करेगा कि जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं सर्विस पे, ये उनका लोड बैलेंस हो। ठीक है, लोड बैलेंसिंग भी यहीं से होगा। आईपी एड्रेसेस ऑफ द सर्विस स्टेज कांस्टेंट। सिंगल स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है हमारा, वो हमारा स्टैटिक रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ताकि हमारा क्लाइंट जो है वो हमेशा उस एक आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सके। ठीक है, लेकिन हमारे जो अंदर इंटरनली, क्योंकि कंटेनर्स मूव अराउंड हो रहे हैं, तो इंटरनल आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल सिंगल आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। बेनिफिट्स ऑफ कुबरनेटिस। पहला पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेशंस टीम डजंट नीड टू डील विद डिप्लॉइंग योर एप्स एनीमोर because the containerized application already contains all it needs to run। ये तो हमें पता है राइट, कि जब हम डॉकर का इमेज बनाते हैं तो उस इमेज के थ्रू जब कंटेनर बनता है तो पूरा कोड, पूरी रिक्वायरमेंट्स उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए उस कंटेनर के अंदर आ जाता है राइट। तो आपको मज़ीद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो इमेज बनता है आपने जैसे उसको कंटेनर में रन किया है तो आपकी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि ऑपरेशन साइट पर आपने मज़ीद और कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करनी होती, सर्वर पे कुछ भी करना नहीं होता, आपने सिर्फ कंटेनर को रन करना होता है और उस कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन की जो भी रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशंस हैं वो पहले से हो चुकी है। ठीक है, तो एक तो ये जो कंटेनर्स की बेनिफिट्स हैं वो हमें सारी मिल जाती हैं। अगर किसी नोड पे कुबरनेटीज़ जहाँ डिप्लॉय हुआ हुआ है, कुबरनेटीज़ इमीडिएटली आपके एप्लीकेशन को रन कर सकता है और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है कि कुबरनेटीज़ के थ्रू अपना कंटेनर को डिप्लॉय करना है और किसी भी हेल्प की आपको एडिशनल ज़रूरत नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने डिप्लॉयमेंट करनी है तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेंगे कि मुझे ये कोई कोड का पैकेज है, इसको रिलीज़ करना है सर्वर के ऊपर। फिर आप उसको अपनी स्क्रिप्ट देते हैं, वो फिर बोलता है अच्छा मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, आज लोड बहुत ज़्यादा है एंड सो ऑन। तो ये मसला कॉन्स्टेंटली रहता है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है कि आप कुबरनेटीज़ को अपना कोड प्रोवाइड कर दें और कुबरनेटीज़ उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर कुबरनेटीज़। डॉकर तो हमारे पास चल ही रहा था, ये हमारा कंटेनर रन टाइम है, ये हमारे हर वर्कर नोड के ऊपर चल रहा होगा, तो इस पे तो हमने ऑलरेडी कंफर्टेबल भी हो गए होंगे काफ़ी। फिर हमारे पास मिनी क्यूब है। मिनी क्यूब हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए क्लास के अंदर, क्योंकि इस वक्त पे एज अ स्टूडेंट इट डजेंट मेक सेंस कि मैं आपको एक पूरा क्लस्टर पे इमीडिएटली काम शुरू करवाऊँ। तो मिनी क्यूब क्या करता है कि हमारे पास जो लोकल हमारे पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, उस मशीन को क्लस्टर बना देता है, एक सिंगल नोड क्लस्टर बना देता है। तो क्या होता है कि हमारा मास्टर नोड भी और हमारा वर्कर नोड भी एक मशीन में आ जाता है। वरना क्या करना पड़ेगा, अगर हम नॉर्मल क्लस्टर टाइप की चीज़ बनाने जाएंगे तो हमें एक मास्टर नोड बनाना होगा, एक मशीन अलग डेडिकेट करें, फिर हम वर्कर नोड्स क्रिएट करें, तो उसमें हमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए लर्निंग पर्पस के लिए हम मिनी क्यूब यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम वर्कर नोड और मास्टर नोड को अपने लैपटॉप के अंदर ही करा सकते हैं। और फिर हमारे पास कुबरनेटिस क्लाइंट है जिसको हम जिसका कमांड लाइन यूज़ करके हम कुबरनेटिस को कंट्रोल करेंगे। कुबरनेटिस के कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेट है और एप्लीकेशन डेवलपर का भी है। एक और भी कुछ रिसेंटली आया हुआ है, उसको भी स्टडी करना है मुझे कि वो है क्या, लेकिन हमारा जो फोकस है इस कोर्स में वो एप्लीकेशन डेवलपर का है। तो एप्लीकेशन डेवलपर का जो एग्ज़ाम है, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर, इसके अंदर कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं।
अच्छा, इसमें कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर के पर्सपेक्टिव से जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुबरनेटिस को कॉन्फ़िगरेशन करना, मल्टीपल कंटेनर पॉड्स बनाना, ऑब्जर्वेबिलिटी, पॉड्स का डिज़ाइन, नेटवर्किंग एंड सर्विसेज और स्टेट प्रोसेसिंग। तो ये सारे इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के अंदर कवर होते हैं। ये सारे हम एक-एक करके अगले इस महीने में ये सारे पूरे कवर करेंगे। कोशिश ये है कि आप लोगों को इतना तैयार कर लें कि आप ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैंने असाइनमेंट दे दिया था कि मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर लें। तो होपफुली आपके पास मिनी क्यूब रनिंग स्टेट में होगा। अ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में हमने अभी देखा है जैसे मास्टर एंड वर्कर नोड्स हैं। मिनी क्यूब जो है एक टूल है जो कुबरनेटिस को हमें लोकली चलाने में मदद करता है। ठीक है, वरना हमें क्लाउड पे चलाना पड़ेगा कि कोई क्लस्टर बनाना होगा। तो मिनी क्यूब से हम लोकल मशीन पे कुबरनेटिस चला सकते हैं। इसमें एक सिंगल नोड कुबरनेटिस क्लस्टर बन जाता है जिसके अंदर हमारा मास्टर नोड और वर्कर नोड एक ही सिंगल नोड पे एक्टिव होता है। तो व्हेन यू इंस्टॉल मिनीक्यूब, तो मैं अपने पास टर्मिनल में आ जाता हूँ। मुझे डॉकर भी चाहिए होगा, डॉकर का भी अपडेट आ गया। तो मेरे पास वैसे मिनीक्यूब इंस्टॉल हुआ था। तो व्हाट आई कैन से इज मिनीक्यूब स्टार्ट। इससे क्या होगा कि मेरा जो क्लस्टर है वो चलेगा। तो मेरा जो मिनीक्यूब का जो क्लस्टर है वो स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा इसमें मुझे शायद टाइम लगे। अच्छा, तो मेरा मिनी क्यूब इट लुक्स लाइक के चल रहा है। मिनी क्यूब स्टेटस की मैं कमांड चलाऊंगा। तो मेरे पास आ जाएगा, देखें। होस्ट मेरा चल रहा है, क्यूबलेट चल रहा है, एपीआई सर्वर चल रहा है, क्यूब कन्फिग, मेरी कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट। तो इट लुक्स लाइक मेरे पास सारी चीज़ें इन गुड ऑर्डर चल रही हैं। एक और ये कमांड है कुबरनेटिस क्लस्टर इंफॉर्मेशन।
क्लस्टर इन्फो से आपको क्या पता लगता है कि आपके पास आपका जो क्लस्टर है उसके जो डिफरेंट नोड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मास्टर नोड हमारा चल रहा है, उसका आईपी एड्रेस है, पूरा पोर्ट नंबर वगैरह सारा। तो हमारा मास्टर नोड चल रहा है इस वक्त, हमारा मास्टर नोड एंड वर्कर नोड एक ही है, तो सिंगल नोड है ना, तो इसीलिए हमारे पास एक ही रिजल्ट आ रहा है। बाकी अगर हमारे पास पूरा अगर क्लस्टर चला रहे होते तो हमारे पास जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे अ, उसके एड्रेसेस आते हैं सारे। तो ये हमारा हो गया काम मिनी क्यूब का इंस्टॉलेशन और सेटअप का। अब स्लाइड्स चेंज करनी होंगी। वन मेक श्योर कर लूँ कि मैंने कवर कर दिया, कुछ नया तो नहीं है। तो ये हो गया पार्ट 2 होने का। अच्छा, हमने मिनी क्यूब स्टार्ट कर लिया, स्टेटस एंड क्लस्टर कर लिया। अच्छा, अब नोड्स। अच्छा, तो हमारे पास क्लस्टर के अंदर जैसे हमने देखा है कि डिफरेंट नोड्स होते हैं। तो हमारा जो क्लस्टर है उसके अंदर हमारे पास क्लस्टर के अंदर डिफरेंट नोड्स हैं, ठीक है। और वो सारे जो कलेक्टिव नोड्स को जब हम एज ए ग्रुप कंसिडर करते हैं तो वो हमारा क्लस्टर हो जाता है। तो कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर हमारे पास मास्टर नोड्स होते हैं और वर्कर नोड्स होते हैं। मास्टर नोड हमारा मैनेजर होता है जो हमने अभी पूरा आर्किटेक्चर में देखा है, और वर्कर नोड्स के अंदर हमारी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं। तो अगर हमें क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड्स एग्जिस्ट करते हैं उनको देखना है अगर, तो हम उसकी लिस्ट ले सकते हैं, क्यूब क्लाइंट गेट नोड्स। तो इससे हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी उन सारे क्या कहते हैं, उन सारे नोड्स की जो हमारे क्लस्टर के पार्ट में। ठीक है, तो क्यूब क्लाइंट गेट नोड, तो इस वक्त एक ही नोड है हमारा मास्टर नोड। ठीक है, मेरा काफ़ी पुराना है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी पूरे क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड्स हमारे पास होंगे वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम मिनी क्यूब चला रहे हैं तो सिर्फ एक सिंगल नोड है। इसके शॉर्ट फॉर्म भी है क्यूब सी टी एल गेट नो, पूरा नोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो जो है इट मीन्स नोड्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करूँ कि कुबरनेटिस के अंदर जब हम स्पेशली जब सी के लिए जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो हमारा जो टाइम होता है ना वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो टाइम सेविंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जितनी कमांड्स होती हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्मेट में अगर यूज़ करें तो हमारा टाइम सेव होता है। तो याद करें हमने जब हमने लिनक्स पढ़ा था तो हमने एलियस कमांड यूज़ की थी। एलियस कमांड से क्या होता है, कोई याद दिलाए मुझे? शॉर्टकट बनाते हैं ना एलियस कमांड से। तो इसी तरह से हम कुबरनेटिस की कमांड्स के लिए हम शॉर्टकट्स बना सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है ना क्यूब क्लाइंट गेट, ये बहुत कॉमनली यूज़ होगा। तो हम कोई एलियस बना सकते हैं और हम ऐसे कर सकते हैं इसको के जी कर दें और इसके अंदर जो हमारी कमांड हो, ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हमारा जो सर्वर है, सर्वर कह रहा हूँ, हमारा जो कुबरनेटिस का जो कमांड लाइन है, इसके अंदर हम शॉर्ट हैंड पे कमांड एंटर कर सकेंगे। ठीक है, तो क्यूब क्लाइंट गेट जो है हमारे एलियस के अंदर सेव्ड है, और फिर हम जो भी गेट करना चाह रहे हैं उसको हम शॉर्ट हैंड में कॉल कर सकते हैं। तो जस्ट टिप के आपने अगर टाइम सेविंग करनी है तो आप कुछ एलियस बनाकर कमांड्स को और शॉर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार पूरा पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ हमें क्यूब क्लाइंट गेट कमांड से स्टार्ट करना होगा, तो वहाँ पर वी कैन यूज केजी और फिर जो भी हम गेट करना चाह रहे हैं वो आ जाए। अगर हमें और डिटेल चाहिए नोड के बारे में तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्यूब क्लाइंट डिस्क्राइब नोड्स और नोड का नाम। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि इस नोड के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स इस नोड के मौजूद हैं। तो पिछले कमांड में हमने देखा था कि हमारा नोड का नाम आ गया था, तो अब हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कि डिस्क्राइब की कमांड है क्यूब क्लाइंट डिस्क्राइब नोड्स एंड नोड का नाम। तो क्यूब क्लाइंट डिस्क्राइब नोड्स एंड नोड का नाम हमारा क्यूब है। इस कमांड को जब हम रन करते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन आती है। एक तो ऑब्वियसली उसका नाम आ जाएगा, ये तो हमें पता ही था। फिर इसका रोल आ जाएगा कि ये जो ये वाला जो नोड है इसका रोल क्या है, ये हमारा मास्टर नोड है। फिर इसके लेबल्स होते हैं। लेबल्स हमने याद है हमने बात की थी कि की वैल्यू पेयर्स पे हम ज़्यादा काम करेंगे। तो ये देखें, ये एक की वैल्यू पेयर है, यहाँ पर एक की है और उसकी वैल्यू है, एक की है और उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, तो AMD 64 आर्किटेक्चर है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी वैल्यू लिनक्स है। आर्किटेक्चर अगेन होस्ट नेम मिनीक्यूब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स के थ्रू हम डेटा पास कर रहे हैं। कुछ एनोटेशंस हैं जो मज़ीद इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं वर्कर नोड के बारे में। फिर हमारे पास और डेटा है कि ये क्रिएट कब हुआ था, तो ये 2019 में क्रिएट हुआ था। टेंट्स क्या होते हैं ये आगे चल के बताऊँगा। फिर आपके पास ये डिफरेंट हिस्ट्री की चीज़ें हैं। फिर आपके पास इसकी कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन है, सीपीयू कितने हैं एंड सो ऑन। तो ये एक वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहा है, तो इसके अंदर सीपीयू कम है, मेमोरी वगैरह जो है ये एक वर्चुअल मशीन के अंदर से आ रही है। इस नोड के अंदर मेरे पास इस वक्त 110 पॉड अवेलेबल हैं, जो या तो रनिंग में है या स्टॉप्ड है या जो भी। तो ये सारी मेरे पास काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन है इस नोड के बारे में। अच्छा, एलियस तो मैंने कवर करा दिया। अच्छा, पॉड्स। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमने जब डॉकर पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि एप्लीकेशन को कंटेनराइज किया था। तो हमारी एप्लीकेशन चल रही थी एक कंटेनर के अंदर। अच्छा, जब हम डॉकर से आते हैं कुबरनेटिस के अंदर तो हमारा जो पैकेजिंग फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है। अब जो डॉकर का जो बेसिक यूनिट है वो कंटेनर है, लेकिन कुबरनेटिस में बेस यूनिट कंटेनर नहीं है, वो पॉड। ठीक है। तो कुबरनेटिस के थ्रू जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो हम एक्चुअली कंटेनर को रन नहीं करते, कंटेनर रन होता है, लेकिन कुबरनेटिस का जो यूनिट ऑफ वर्क है वो पॉड है। तो जब भी आप कुबरनेटिस में एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे तो सबसे पहले वो पॉड क्रिएट करेगा,
उस पॉड के अंदर वो फिर कंटेनर रन करेगा डॉकर के थ्रू, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास कंटेनर्स होते हैं वो एक पॉड के अंदर चल रहे होते हैं। ये एक रैपर समझते हैं आप। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें कंटेनर को हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं जो उसी कंटेनर के लिए स्पेसिफिक हो। और अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर साथ में चलते हों, तो 2 कंटेनर्स फॉर द सेम एप्लीकेशन, तो एक मेन कंटेनर हो सकता है और उसके कोई सेकेंडरी कंटेनर हो सकता है जिसका काम लाइक लॉगिंग हो या जो भी एक सपोर्टिंग कंटेनर आप समझ लें। तो ये दोनों जो कंटेनर्स हैं ये फिर ग्रुप हो जाता है। तो जब हम कुबरनेटीज पर डिप्लॉयमेंट करते हैं तो कंटेनर डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं होता, वर्कर नोड के अंदर पॉड क्रिएट होता है और उस पॉड के अंदर कंटेनर डिप्लॉय होता है। हर पॉड जो है वो एक सेपरेट लॉजिकल मशीन होता है। हर पॉड का अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। उसका अपना एक होस्ट नेम होता है, उसके अपने प्रोसेसेस होते हैं और वो पूरा एक सिंगल एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे ये हमारे पास देखें 2 वर्कर नोड्स हैं 2 वर्कर नोड्स पे हमारे पास 3 पॉड्स पहले वर्कर नोड पर हैं और 3 पॉड्स सेकेंड वर्कर नोड पर हैं। अब यहाँ पर देखें कि उसका आईपी एड्रेस जो है इट्स यूनिक फॉर ईच वर्कर नोड और पॉड। तो 10.1.01.023 यहाँ पर जो हमारा आईपी एड्रेस है उसमें आप देखेंगे इट्स स्टिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। तो हर पॉड का एक यूनिक आईपी एड्रेस है और हर पॉड के अंदर ये आइसोलेशन के अंदर ये आप समझे एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। तो हमारे पास 2 वर्कर नोड्स के ऊपर 6 अलग अलग लॉजिकल मशीन्स चल रही हैं जब पॉड्स क्रिएट हो रहे होते हैं तो पॉड जो है वो नोड्स के ऊपर ब्रेक नहीं किया जा सकता। एक पूरा पॉड एक कंटेनर के एक वर्कर नोड पे चल सकता है। इट कैन नॉट बी स्प्लिट, शेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो पूरा पॉड एक ही वर्कर नोड पे काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंटेनर वर्कर नोड 1 पर है एंड कंटेनर 2 नोड 2 के ऊपर है, नहीं। पूरा पॉड एक ही नोड पर होगा तो पॉड्स क्यों यूज करते हैं हम, डायरेक्टली कंटेनर्स क्यों यूज नहीं करते as we're not supposed to use to group multiple process into a single container। होता क्या है कि हमने जब देखी थी बात, हम जब माइक्रो सर्विसेज की बात की, हमने पूरा आर्किटेक्चर की जो हमारी बात है उसके अंदर हमने कंटिन्यूसली ये स्ट्रेस किया है कि हमारा हम सेपरेशन में बिलीव रखते हैं, राइट। मोनोलिथ पे नहीं जाना चाहते, कोड को, एप्लीकेशंस को फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से हम स्प्लिट करते हैं। हम सिंगल एप्लीकेशन बनाते हैं जिनका एक सिंगल टास्क होता है तो एक कंटेनर के अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसेस नहीं रखते, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर सिंगल प्रोसेस होता है, सिंगल एप्लीकेशन चल रही होती है। तो लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन को रनिंग करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये नहीं करते कि एक कंटेनर में वो सारे प्रोसेसेस डाल दें। हम क्या करते हैं कि मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस चलाने के लिए। तो उन सबको आपस में बाइंड करने के लिए हमें एक और रैपर की ज़रूरत होती है, एक कंटेनर की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ये एसोसिएटेड एप्लीकेशंस चल सकें। तो ये पॉड क्रिएट होता है और उस पॉड के अंदर आपस में जो भी रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, जो रिलेटेड कंटेनर्स हैं वो चल सकते हैं और फिर वो एक एज अ सिंगल यूनिट की तरह चल सकता है
इसको लाइक सूडो आइसोलेशन की तरह समझते हैं कि एक ही लॉजिकल मशीन के अंदर चल रहा है। तो इसके यूसेस क्या हैं कि आपके पास एक मेन कंटेनर है, मेन आपकी एप्लीकेशन चल रही है, उसके साथ में आपके लिए कोई कंटेनर एक और है जो सपोर्ट में चलता है, जैसे कि कोई लॉग राइटर है या कोई नेटवर्क की कोई प्रॉक्सी है या जो भी एक कोई सेकेंडरी एप्लीकेशन जो आपके मेन एप्लीकेशन की सपोर्ट में चलता है। क्या हम वो सारे प्रोसेसेस एक सिंगल कंटेनर में रख नहीं सकते? हम रख सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। ठीक है, हमारा जो पूरी कोशिश है वो क्या है कि हम छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज बनाएं और उन सबको ब्रेक करें, डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। तो इसके लिए हम एक कंटेनर के अंदर नहीं रखेंगे, हम मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे इफेक्ट क्या होता है कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन करके हम जो क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस हैं उनको एक साथ में रन कर सकते हैं। कुबरनेटिस क्या करेगा कि इन सारे कंटेनर्स को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा जो पॉड के अंदर का एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो होगा क्या कि पॉड जो है वो आपकी एक लॉजिकल मशीन बन जाएगी। ठीक है, आपका आईपी एड्रेस सेम होगा, लेकिन उसके अंदर कंटेनर्स आइसोलेशन में चल रहे होंगे, राइट? क्योंकि कंटेनर आइसोलेशन में चलता है, तो आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे होंगे इन द सेम पॉड, जहाँ पर आपके ये वाले जो नेटवर्किंग की चीज़ें हैं और आपका एक ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो सेम है। समवॉट आइसोलेटेड कह रहे हैं क्योंकि आप कंटेनर्स को सेपरेशन में चला रहे हैं। ठीक है, तो हर कंटेनर में उसकी रेलेवेंट चीज़ें चल रही होंगी, राइट? रेलेवेंट एप्लीकेशन का इमेज के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो होंगी। तो अगर एक पॉड के अंदर दो एप्लीकेशन चल रही हैं, दो कंटेनर चल रहे हैं, तो कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 में सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो उस कंटेनर को चाहिए होती है इमेज के हिसाब से, राइट? फिर हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट है कुबरनेटिस के अंदर, वॉल्यूम्स का। जैसे हमने डॉकर में जब पढ़ रहे थे तो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया था, इसी तरह से कुबरनेटिस के अंदर भी हम वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक हम पॉड लेवल पर भी वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जो इससे क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं, तो हम पॉड लेवल पे वॉल्यूम बना लेते हैं। उससे क्या होगा कि दोनों कंटेनर्स एक ही वॉल्यूम को यूज कर सकेंगे विद इन द पॉड। पूरे क्लस्टर लेवल पर नहीं होगा वो वॉल्यूम, वो पॉड लेवल पर होगा। तो क्या होगा, मैं अगर ड्राइंग के हिसाब से दिखाऊं, इस ड्राइंग को यूज कर लेता हूँ। जैसे ये पॉड है, इसके अंदर दो कंटेनर्स है, दोनों कंटेनर्स का अगर डेटा को शेयर करना है तो होगा क्या है कि इस पॉड के अंदर हम एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे जो सिर्फ इन कंटेनर्स को एक्सेस करने की इसकी परमिशन होगी, बाकी पॉड्स उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर ये दो कंटेनर्स एक वॉल्यूम को यूज कर सकेंगे डेटा को शेयर करने के लिए। अच्छा, Kubernetes. In Kubernetes, all containers in a pod also use the same IP but different port numbers. Hmm, अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अब मल्टीपल हायरार्कीज बन गई हैं। सबसे पहले हमारा नोड है, नोड के अंदर पॉड है, पॉड के अंदर कंटेनर है। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या कि पॉड के अंदर हमारे पास जो कंटेनर्स हैं उनकी आईपी एड्रेसेस, कंटेनर का जो आईपी एड्रेस है वो सेम यूज हो रहा है हर पॉड के अंदर, जो कंटेनर का आईपी एड्रेस है। लेकिन होगा क्या कि पॉड का जो आईपी एड्रेस है वो फर्क है। तो पोर्ट नंबर्स के थ्रू ये जो हायरार्की बन गई है,
इसके अंदर आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि नोड आईपी एड्रेस और कंटेनर का पोर्ट नंबर, इसके थ्रू आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व कर लेते हैं। Containers of different pods can never run into port conflicts because each pod has a separate port space. और हर जितने भी पॉड्स हैं इनके अपने अपने आईपी एड्रेसेस हैं, तो हर आईपी एड्रेस के हिसाब से पोर्ट्स रिफ्रेश हो जाएंगे। हर आईपी एड्रेस का अपना पोर्ट स्पेस होगा, इसके अपने पोर्ट्स हैं, इसके अपने पोर्ट्स हैं, सो ऑन, हर पॉड के अपने अपने पोर्ट्स हैं। Should we run multi-tier apps in single pods? मल्टी-टियर एप्लीकेशंस का क्या मतलब कि हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है, डिफरेंट टीयर्स हैं एप्लीकेशन के, क्या हम उनको एक सिंगल पॉड के अंदर रन करें? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नो, राइट? आप चला सकते हैं बट यू शुडंट। क्यों? इसका गलत तरीका ये क्यों है? क्योंकि अगेन हम लोग जिस थ्योरी पे काम कर रहे हैं माइक्रो सर्विसेज की, उसमें हम सेपरेशन में बिलीव करते हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस को स्प्लिट करके चलाते हैं। अगर आप सिंगल कंटेनर के अंदर अपनी मल्टी टियर एप्लीकेशन चलाएंगे तो क्या होगा? एक ही नोड होगा जो यूज़ हो सकेगा। फिर आप अपनी एप्लीकेशन को अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो आप जो सीपीयू एंड मेमोरी की जो क्या कहते हैं स्केलेबिलिटी की जो अवेलेबल ऑप्शन है हमारे पास कुबरनेटिस का, वो ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। और आप मल्टीपल जो नोड्स हैं आपके क्लस्टर में उसको भी आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। तो मल्टी टियर एप्लीकेशन को हमेशा हम लोग अलग अलग पॉड्स के अंदर रन करते हैं। ठीक है, तो अगर मल्टी टियर में क्या क्या होगा? हमारे यूआई अलग होगी, फ्रंट एंड हमारा सर्वर का कोड अलग होगा जो हमारा नोड जेएस में चल रहा होगा, हमारा डेटाबेस अलग चल रहा होगा। तो इस वक्त हमारी ये 3 टियर पे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा कि हमारी ये मुख्तलिफ पॉड बनेंगे, फ्रंट एंड का पॉड अलग होगा, उस पॉड के अंदर फ्रंट एंड की कंटेनर चल रहे होंगे। बैक एंड का पॉड अलग चल रहा होगा, उसके अंदर बैक एंड के कंटेनर चल रहे होंगे। और डेटाबेस का पॉड अलग होगा जिसमें डेटाबेस चल रहा होगा। when to put two containers in a single pod? अच्छा, ये कुछ सवाल होते हैं आप आस्क कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ ट्रू होता है तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं एक ही पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स को रन करने के लिए। सबसे पहले, डू दे नीड टू बी रन टुगेदर? अगर क्या वो लाजमी है कि ये दोनों एक साथ चलें? अगर पॉसिबल है कि ये अलग अलग होस्ट के ऊपर चल सकते हैं तो फिर आप इनको अलग अलग होस्ट पर ही चलाएं। ठीक है। दूसरा सवाल, क्या ये एक दोनों को मिलाकर कोई एक सिंगल फंक्शनैलिटी की बात हो रही है या ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं? अगर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो फिर अगेन कीप देम सेपरेट इन डिफरेंट पॉड्स, एक पॉड में ना रहे। अगर सिंगल सिंगल कंपोनेंट है और साथ में रन करने की जरूरत है तो कीप इट टुगेदर, एक ही पॉड। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि क्या ये अगर स्केल करते हैं हम इसको तो ये दोनों एक साथ स्केल होंगे या हम इनको अलग अलग स्केल कर सकते हैं? अगर अलग अलग स्केल कर सकते हैं तो अगेन इसको अलग पॉड के अंदर रखना चाहिए ताकि हमारी स्केलेबिलिटी को हमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना है। ठीक है ना? अच्छा, काफ़ी थ्योरी हो गई, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं, पॉड बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमें कुबरनेटिस की ज़बान में बात करनी होगी कुबरनेटिस से। कुबरनेटिस जो है वो समझता है दो तरीकों की ज़बान। एक समझता है वो YAML फाइल और एक समझता है JSON। हम लोग जितना भी काम करेंगे वो YAML फाइल के ऊपर करेंगे। तो YAML फाइल का मतलब क्या है? YAML एंड मार्कअप लैंग्वेज, नहीं किसी ने गूगल वालों ने अजीब अजीब से नाम क्रिएट करता है। तो दैट्स व्हाट YAML इज।
ये ह्यूमन रीडेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एग्जांपल नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ YAML फाइल। तो ह्यूमन रीडेबल है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, बेसिक इंग्लिश में हम सारा काम कर जाते हैं और ईज़ी टू फॉलो होता है। अच्छा, कुबरनेटिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो खुद रेकमेंड करता है कि आप YAML यूज़ करें, जेसन को ना यूज़ करें, क्योंकि YAML जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। इससे क्या होता है कि अगर आपका YAML में कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है तो कोई भी आपकी YAML को देख के अंडरस्टैंड कर लेगा फ़ौरन से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता YAML को अंडरस्टैंड करने में। जेसन को देख के, पढ़ के उसमें सारी चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग YAML यूज़ करते हैं। जब हम पॉड को क्रिएट करते हैं कुबरनेटिस के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट YAML फाइल के अंदर एक हायरार्की क्रिएट हुई है। हमारे पास ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं पॉड की डेफिनेशन में। कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले हमारा काइंड, एपीआई वर्जन, मेटाडेटा और स्पेक। स्टेटस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है YAML फाइल क्रिएट करते वक़्त, ये आगे की बात है। एक सेकंड। अच्छा, तो हमारे पास ये 4 मेन एलिमेंट्स हैं जो हमारी YAML फाइल के कंपोनेंट्स हैं जब हम पॉड बनाते हैं। इनको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले टाइप। टाइप में क्या है कि ये कौन सी टाइप की हम कुबरनेटिस का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं या रिसोर्स बनाना चाह रहे हैं। तो इस वक्त हम पॉड बनाना चाह रहे हैं, तो हम जब काइंड हम एंटर करेंगे तो इसके अंदर हम पॉड एंटर करेंगे, ठीक है। इसी इसी YAML के स्ट्रक्चर के थ्रू हम बाकी सारे कुबरनेटिस के रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट्स एंड जॉब्स वगैरह। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम पॉड के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो काइंड जब हम बताएंगे कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं, कौन सी रिसोर्स टाइप हम बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें हम बता रहे हैं कि हमें पॉड बनाना है, ठीक है। तो YAML फाइल के थ्रू कुबरनेटिस को पता लग जाएगा कि अच्छा इस फाइल का मकसद है कि हम पॉड कोई क्रिएट करना चाहते हैं। फिर हमारे पास एपीआई वर्जन होता है। एपीआई वर्जन क्या है कि कुबरनेटिस का जो फ्रेमवर्क है उसकी एपीआई वर्जन होते हैं कुछ। तो कौन से एपीआई वर्जन में ये रिसोर्स जो भी हम बनाना चाह रहे हैं किस एपीआई वर्जन से बिलोंग करता है। तो अगर हम पॉड बना रहे हैं तो वो कौन से एपीआई वर्जन से बनाना चाह रहे हैं। डिप्लॉयमेंट है तो उसका अलग एपीआई वर्जन है, ऐसा और हर रिसोर्स का अपना अपना एपीआई वर्जन है। ये कुबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन में से मिल जाता है। तो एपीआई वर्जन जो हैं ये पॉड के जो रिसोर्स हम बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंज होता है कि कुबरनेटिस की जो फ्रेमवर्क्स हैं वो कौन से एपीआई वर्जन इस रिसोर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी चीज़ है मेटाडेटा। मेटाडेटा के अंदर हम जो भी रिसोर्स बना रहे होते हैं उसके ऊपर हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि उसका नाम, वो कौन से नेम स्पेस में क्रिएट हो रहा है, उसके लेबल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते देखते चलेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कि वो है क्या क्या। लेकिन
नेम तो ऑब्वियस है कि अगर हम पॉड बना रहे हैं तो उसका हम नाम अगर देना चाहें तो उसको मेटा डेटा में डिफाइन करेंगे। जैसे तो हमने पॉड बनाना है तो हम पहले काइंड में पॉड एंटर करेंगे, एपीआई वर्जन में हम उसका रेलेवेंट एपीआई वर्जन बताएंगे, मेटा डेटा में हम नेम दे सकते हैं इस पॉड का, जो हम पॉड क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नेम आ जाएगा। और फिर हमारे पास स्पेक है। स्पेक में क्या होता है कि जो आपकी पॉड के कंटेंट्स हैं उसके बारे में जो एक्चुअल जो डिस्क्रिप्शन है वो देता है। तो पॉड के अंदर कंटेनर्स अगर आपने चलाने हैं तो कौन से कंटेनर्स हैं, तो कंटेनर के बारे में, कंटेनर के नाम, कंटेनर के इमेजेस, अगर आपने वॉल्यूम क्रिएट करना है, अगर आपने कोई सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट देना है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेटा अगर कोई और। तो जैसे अगर स्पेक है, स्पेक के अंदर हमने कंटेनर्स क्रिएट करने हैं, कंटेनर्स की लिस्ट बन जाती है, उसके अंदर नाम आ जाता है कंटेनर का और कौन से इमेज से कंटेनर बना रहे हैं। ठीक है। स्टेटस कंटेन्स द करंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रनिंग पॉड। ठीक है, तो इसको जब हम YAML फाइल बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमें स्टेटस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टेटस बाद में ऐड हो जाता है खुद ही, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं जो रनिंग पॉड की इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। हम लोग अगर 5 मिनट का ब्रेक ले लें तो विल कंटिन्यू और फिर इसको हम क्रिएट करते हैं।
चलिए आ जाते हैं वापस, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पॉड्स के बारे में देख लिया, अब हम पॉड को बनाते हैं। YAML फाइल को भी देखा है। YAML फाइल को एक बार बनाने से पहले दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज हैं। इसके अंदर काइंड, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। तो इस वक्त हम पॉड बनाना चाह रहे हैं। फिर API वर्जन, इसके अंदर हम बताते हैं कि कौन से कुबरनेटीज API का वर्जन है जिसके अंदर ये रिसोर्स अलाउ होती है। तो जब भी पॉड बनाते हैं तो पॉड वर्जन 1 में है, तो विल से पॉड फॉर काइंड एंड API वर्जन में इट विल बी वर्जन 1। फिर हम मेटा डेटा देते हैं अबाउट द पॉड। तो यहाँ पर हम इस वक्त सिर्फ नाम दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो लेबल्स वगैरह, वो आगे चल के लेबल्स के सेक्शन में फिर हम जब सीख लेंगे तो वो ऐड करना शुरू कर देंगे। तो इस वक्त हम सिर्फ नेम ऐड कर रहे हैं मेटा डेटा के अंदर। तो इस पॉड का कोई नाम, तो वो हमारा नाम आ जाएगा। और इसके बाद फिर हमें इस पॉड को स्पेसिफाई करना है कि इस पॉड में होगा क्या। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है पॉड के अंदर, वो तो कंटेनर होता है। तो हम कंटेनर्स की लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सिंटैक्स देखें, कंटेनर्स है, कंटेनर्स के बाद ये जो डैश आता है ना, हाइफन जो है, इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट है। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये डैश नज़र आएगा इसको, दैट मीन्स कि लिस्ट में एक नया आइटम शुरू हुआ है। ठीक है, तो दिस एक डैश है ना इस कंटेनर की लिस्ट में, तो दैट मीन्स कि एक कंटेनर है। अगर एक और कंटेनर बनाना होगा तो हम अगेन नेक्स्ट लाइन पे जाके माइनस साइन डैश से फिर नेम करके दूसरा कंटेनर भी डिफाइन कर सकते हैं, वो आगे चल के देखेंगे। अच्छा, तो हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं उसको कंटेनर का, कंटेनर कौन से इमेज से बनेगा वो डिफाइन कर रहे हैं, और फिर अगर हमें कोई पोर्ट्स यूज़ करना है तो वो भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि पोर्ट्स, और पोर्ट्स के अंदर भी फिर लिस्ट आती है। तो कंटेनर का पोर्ट हम 80 यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा इंजन एक्स का कंटेनर है, राइट। तो इसके अंदर हम पोर्ट नंबर 80 यूज़ कर रहे हो। अच्छा, जब भी आप YAML फाइल बनाते हैं, इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपकी स्पेलिंग और आपका जो केस सेंसिटिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे, ऑब्वियसली स्पेलिंग का तो होता ही है, प्रोग्रामिंग में स्पेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर केस सेंसिटिविटी भी है। अगर आप इसको API वर्जन का V लोअर केस में कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जो ये कीवर्ड्स हैं इनका जो केस सेंसिटिविटी है, केस आप इसी तरह से रखें जैसे ये मेंशन है। एवरीथिंग इज लोअर केस। यहाँ पर API वर्जन में V कैपिटल है, एवरीथिंग एल्स इज लोअर केस। अच्छा, फिर स्पेसिंग भी इशू है। तो अगर काइंड जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो काइंड विद कोलन, ये पूरा जॉइंट है, कहीं पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे कोलन के बाद स्पेस है, कोलन के पहले स्पेस नहीं है। तो अगर आप काइंड स्पेस कोलन कर देंगे इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेयर वी विल हैव द मोस्ट ट्रबल। इसमें भी टाइम लग जाएगा हमें इसको ठीक से करने में। तो मेक श्योर करें कि स्पेलिंग, सबसे पहले स्पेलिंग हैज टू बी एग्जैक्ट, केस सेंसिटिविटी एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं उसकी केस मैच होना चाहिए 100%। ठीक है, फिर कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, इंडेंटेशन। यहाँ पर इंडेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप देखें कि जो रेड में जो टेक्स्ट है ये हमारे टॉप लेवल हायरार्की है, सबसे ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट अलाइंड है ये। ठीक है, नो स्पेसेस, इंडेंटेशन नहीं है। तो काइंड, API वर्जन, मेटाडेटा, इंस्पेक्ट, ये टू द लेफ्ट अलाइन किया हुआ है। अच्छा, फिर इनके अंदर जो एक लेवल इनसाइड जो डेटा है, जैसे मेटाडेटा के अंदर नेम है, तो इसको हमने इंडेंट किया हुआ है एक दो स्पेसेस आगे करके, शिफ्ट किया हुआ है राइट की तरफ, और फिर ये इंफॉर्मेशन। तो ब्लू वाली जो चीज़ें हैं वो एक लेवल इंडेंट किया हुआ है। तो मेटाडेटा के अंदर नेम है और स्पेक के अंदर कंटेनर है।
कंटेनर के अंदर फिर अगेन आपने एक लेवल और शिफ्ट करना है ऑल द प्रॉपर्टीज उस कंटेनर की, कंटेनर्स की। तो पहली लिस्ट क्रिएट हो रही है, लिस्ट के अंदर हमारा नाम, इमेज और पोर्ट, और फिर कंटेनर पोर्ट जो है ये पोर्ट्स का एक रिलेट करता है, तो ये अगेन इंडेंट कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से अब मैं जब यहाँ पर आके अब आपको क्रिएट करके दिखाते हैं पोर्ट, हम जाते हैं ये कुबरनेटिस के फोल्डर में आ गए हम लोग। अब हम यहाँ पर पॉड की YAML बनाते हैं। तो एक हम vi से फाइल क्रिएट करते हैं, फर्स्ट पॉड डॉट YAML, ठीक है। अब हम जब YAML फाइल बनाते हैं तो इसके अंदर हमने क्या देखना है कि हमारी जो पूरी स्पेसिफिकेशन है वो क्रिएट करनी है विद ऑल द स्पेसिंग, ऑल द स्पेलिंग, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक तरीके से। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करना है काइंड। तो काइंड इज पॉड। अब मेक श्योर करना है कि काइंड को हम लोअर केस में लिख रहे हैं, कोलन है, कोलन के बाद स्पेस है, एंड पॉड में P कैपिटल है, ठीक है। दिस इज द ओनली वे इट वर्क्स, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, केस सेंसिटिव और स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास API वर्जन 1। तो API वर्जन में V कैपिटल है, फिर कोलन है, स्पेस, एंड देन वर्जन 1, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर हम मेटा डेटा क्रिएट करें, मेटा डेटा एंड कोलन। मेटा डेटा जब क्रिएट करते हैं तो उसका टेक्स्ट सेम लाइन में नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, और मुझे ना दो स्पेसेस सही लगती हैं, एक दो, दो स्पेसेस में हमने इंडेंटेशन की, और यहाँ पर फिर हम नेम आइडेंटिफाई कर दें इस पॉट का नाम। तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ फर्स्ट पॉट, ठीक है। तो ये इस पॉट का नाम हो गया, फर्स्ट पॉट। अब फिर हमें स्पेक बतानी है, स्पेक, स्पेक भी मेटा डेटा की तरह नेक्स्ट लाइन पर आके हमने इंडेंट करना है, और इसमें फिर हमने सबसे पहले कंटेनर्स को आइडेंटिफाई करना है, विल से कंटेनर्स, ठीक है। अगेन कंटेनर्स के अंदर भी डेटा ज़्यादा है, तो एक इसी लाइन में कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, दो स्पेसिस से कंटेनर के लेवल पर आएंगे। लेकिन अब आप देखें कि कंटेनर की लिस्ट के अंदर ना डेटा अब कंटेनर के एक और शिफ्ट करना है, और इंडेंटेशन हमें करनी है, तो विल गिव 2 मोर स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पर फिर लिस्ट शुरू होगी, हाइफन से लिस्ट शुरू हो रही है। यहाँ पर अब हमने कंटेनर का नाम देना है और इमेज का नाम देना है कि कौन से कंटेनर और कौन सा इमेज है। तो विल गिव इट अ नेम। तो इसमें कंटेनर का नाम दे देते हैं, कंटेनर 1 कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट लाइन पर आके अब जब इंडेंट करें तो हम नेम के साथ साथ आ जाते हैं, ठीक है, इमेज, और यहाँ पर हम इमेज का नाम प्रोवाइड कर देते हैं। तो कोई भी इमेज मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। आपने अब तो आपने डॉकर में इमेजेस यूज बनाए हैं ना, अलग अलग अपने अपने, तो वो भी इमेज आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज आ गया, और अब हमने पोर्ट्स भी डिफाइन करना है। तो पोर्ट्स के लिए भी इसी वर्टिकल कॉलम के अंदर में आया पोर्ट्स। अब जब पोर्ट्स हम डिफाइन कर रहे हैं तो पोर्ट के अंदर हमें कंटेनर का पोर्ट नंबर बताना है। तो उसके लिए आई हैव टू कम टू द नेक्स्ट लाइन, फिर से इंडेंट करूंगा, सेम वर्टिकल पर आऊंगा, एंड अगेन दो स्पेसेस और दे दूंगा। यहाँ पर एक और लिस्ट शुरू करूंगा, इसको मैं कंटेनर पोर्ट करूंगा, एंड इट हैज़ टू मैच केस सेंसिटिविटी, और फिर कोलन 80, ठीक है। इंजन एक्स का इमेज है, इसको पोर्ट 80 पे चलाना है। तो दिस इज आवर YAML फाइल, एक बेसिक पॉड की, ठीक है। इसको अब मैं सेव कर लूँ, मेक श्योर कर लें कि आ गया सारा, ठीक है। ये सारा हमारी YAML फाइल के अंदर डेटा आ गया।
अब इस फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए ये कमांड रन करते हैं। क्यूब क्लाइंट क्रिएट, फोर्स कर रहे हैं क्रिएट करना, और फाइल का नाम कि कौन सी फाइल है जहाँ पर हमारा YAML आ जाएगा। तो क्यूब क्लाइंट क्रिएट फोर्स और हमारी YAML फाइल का नाम, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, ये पॉड का नाम मैंने पहले भी यूज़ किया है, तो मैं काम करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसे कर देता हूँ कुछ, दोबारा से ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्रिएट हो गया। अब मुझे अगर इसको चेक करना है तो पॉड की लिस्टिंग मुझे देखनी होगी। पॉड की लिस्टिंग कैसे देखेंगे? क्यूब क्लाइंट गेट पॉड्स, तो क्यूब क्लाइंट गेट पॉड्स, तो मेरे पास काफ़ी सारे पॉड्स चल रहे हैं ऑलरेडी। मैंने ये वाला भी बनाया ना, ये देखें एज आ गया 29 सेकेंड फर्स्ट पॉड। ठीक है, तो इस तरह से क्यूब क्लाइंट गेट पॉड से जो भी हमारे पास पॉड्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इसको और शॉर्ट में अगर करें तो POP आ जाता है। तो जैसे नोड्स में NO था तो पॉड में PO, तो क्यूब गेट PO, तो इससे भी और शॉर्ट एंड हो जाता है। अच्छा, अब अभी हमने क्या किया था, हमने YAML बना के पॉड क्रिएट किया था। अब फर्ज करें कि हमारा पॉड क्रिएट हुआ हुआ है और उस पॉड में से हमें YAML क्रिएट करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं कि एक एग्जिस्टिंग पॉड है उसकी हमें YAML व्यू करनी है उस पॉड की। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? क्यूब क्लाइंट गेट पॉड, पॉड का नाम। ठीक है, ये तो हम क्यूब क्लाइंट गेट पॉड से हमने देखा हुआ है। गेट पॉड करके पॉड का नाम अगर शो करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉड की डिटेल्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये ट्राई करते हैं। हम्म, हमारा नाम क्या है पॉड का, ये वाला ना। तो क्यूब क्लाइंट गेट पॉड और पॉड का नाम, राइट, क्यूब क्लाइंट गेट पॉड और पॉड का नाम। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया कि ये पॉड एग्जिस्ट करता है। रेडी का मतलब है कि रनिंग स्टेट में है, चल रहा है, इसमें सारा कुछ रनिंग स्टेटस भी आ गया। अब इसकी अगर हमें YAML देनी है तो हम क्या करेंगे, सेम कमांड को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर -O से हम आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, आउटपुट निकालेंगे और YAML फॉर्मेट में आउटपुट निकालेंगे। तो -O YAML, इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा कि उस रनिंग पॉड की YAML फाइल आ जाएगी। अच्छा, नोट करें कि ये हमारी जिस जो YAML फाइल हमने बनाई थी उससे अब ये फ़र्क है, इसमें बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स भी आ गई जो अब सारी रनिंग स्टेट वाली पॉड की एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटा डेटा के अंदर हमारे पास क्रिएशन टाइम भी आ गया, नेम स्पेस भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमने नई भी बताई थी वो सारी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ऐड की। ठीक है, इस तरह से हम, और यहाँ पर आप देखें जो पांचवा एलिमेंट था YAML का स्टेटस वाला, वो भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से हम एक रनिंग पॉड की YAML फाइल भी रिट्रीव कर सकते हैं।
पॉड क्रिएशन विदाउट YAML। YAML फाइल से क्रिएट करने का एक तरीका हमने देख लिया। दूसरा तरीका पॉड क्रिएट करने का कमांड लाइन के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। तो ये इम्पेरेटिव कमांड के साथ हम एक कमांड लाइन पे जाके टर्मिनल में अपने पॉड क्रिएट कर सकते हैं और इसमें YAML की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका क्या तरीका है कि हम क्यूब क्लाइंट को कमांड देंगे पॉड क्रिएट करने की। तो इट विल बी क्यूब क्लाइंट रन, फिर पॉड का नाम, इमेज का नाम के कौन से इमेज से कंटेनर बनाना है हमने, और अगर हमने पोर्ट एक्सपोज करना है तो पोर्ट बताना है, और फिर रीस्टार्ट पॉलिसी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा पॉड क्रिएट हो जाएगा। तो वी कैन डू क्यूब क्लाइंट रन, जैसे हमने डॉकर रन किया था उसी तरह से। तो क्यूब क्लाइंट रन, फिर हमने पॉड का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं पॉड का नाम दे देता हूँ, सेकेंड पॉड 2 कर देता हूँ, एंड उसका इमेज बताना है कि कौन सा इमेज यूज़ होगा। इसमें सिंटैक्स देख लें, माइनस माइनस इमेज इक्वल्स। ठीक है, तो माइनस माइनस इमेज इक्वल्स, और यहाँ पर इमेज का नाम आ जाएगा। आई जस्ट यूज द सेम इमेज। आप अपना इमेज यूज़ कर सकते हैं जो आपने डॉकर की क्लास में बनाया था। फिर पोर्ट कि कौन सा पोर्ट हमने यूज़ करना है। तो हमने अपनी YAML फाइल में भी पोर्ट 80 यूज़ किया था, तो विल जस्ट यूज़ माइनस माइनस पोर्ट इक्वल्स और पोर्ट नंबर 80। ठीक है, और रीस्टार्ट नेवर हम बताते हैं कि इसको रीस्टार्ट नहीं करना है, ये रन, इसको कंटिन्यूसली रन करना है। माइनस माइनस रीस्टार्ट इक्वल्स नेवर। ठीक है, तो ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा पॉड क्रिएट हो जाएगा इस नाम से, यूजिंग दिस इमेज एंड पोर्ट नंबर 80। अगर हम पॉड्स की लिस्टिंग रिट्रीव करेंगे तो 10 सेकेंड्स अगो आप देख सकते हैं कि ये पॉड 2 क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं पॉड क्रिएट करने के, YAML के थ्रू और इम्पेरेटिव कमांड के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर आपको इम्पेरेटिव कमांड चलाना तो आनी चाहिए। ठीक है, और दिस इज़ इम्पोर्टेंट, टेस्ट में ये आपका टाइम भी सेव करेगी। ठीक है, कुबरनेटिस का जो CKD एग्ज़ाम देंगे आप, उसमें एक सवाल लाजमी आता है कि आप पॉड क्रिएट करें, और वो सिंपल से ही होती है, उसमें आपने ये कमांड यूज़ करनी है। तो अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये वाला तरीका ज़्यादा सही होता है, कुछ लोगों को YAML क्रिएट करने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो जो भी आपको आपका प्रेफर्ड मेथड है वो आप पिक कर लें एंड यूज़ दैट फॉर द एग्ज़ाम। अच्छा, एग्ज़ाम से हट के नॉर्मल जो प्रैक्टिस है उसमें आई एडवाइज़ यू कि हमेशा YAML फाइल क्रिएट करें। हमेशा जब भी आप कोई भी कुबरनेटिस की रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, ऑलवेज डू इट विद अ YAML फाइल। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं तो हम उसको वर्जनिंग करना चाहते हैं और उसको रिपीटेबल रीयूजेबल बनाना चाहते हैं। तो YAML फाइल को आप सेव कर सकते हैं और फिर उसको एनी टाइम आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप कमांड लाइन पर ये वाली कमांड में इस तरह के सिंटैक्स में पॉड क्रिएट कर लेते हैं तो ये फिर आप वर्जनिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी, राइट? क्योंकि कमांड को आप वर्जन कैसे करेंगे। तो YAML फाइल इसलिए बेहतर है क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और जो हमारा पूरा जो GitOps का जो GitOps और DevOps का जो पूरा मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से YAML जो है वो सूटेबल है। तो टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के पर्सपेक्टिव से आप ये कमांड यूज़ कर लें टाइम बचाने के लिए, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में ऑलवेज गो विद द YAML फाइल। पोर्ट फॉरवर्डिंग, जैसे हमने याद करें डॉकर के अंदर हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग की थी एप्लीकेशन को ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए। इसी तरह से हमें जब कुबरनेटिस के पॉड के अंदर हमारी अब एप्लीकेशन चल रही है तो हमने अगेन पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है। लेकिन अब क्या है कि सिर्फ कंटेनर में नहीं, अब हमने पॉड में जाना है, कंटेनर में जाना है। ठीक है, तो अब हमने इस कंटेनर को ब्राउज़र तक एक्सेस कैसे देना है, तो हम पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं।
क्यू क्लाइंट पोर्ट फॉरवर्ड, पॉड का नाम, एक्सटर्नल पोर्ट एंड कंटेनर पोर्ट। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो क्यू क्लाइंट, पोर्ट फॉरवर्ड और पॉड का नाम और फिर पोर्ट नंबर एंड कंटेनर पोर्ट नंबर। तो मैंने अभी कौन सा पॉड क्रिएट किया है, पॉड 2, तो पॉड 2, तो ये पॉड का नाम आ गया। अब मुझे पोर्ट नंबर बताना है, तो आई कैन से पोर्ट 8080, कंटेनर पोर्ट 80। ठीक है, तो अब ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अच्छा फॉरवर्डिंग चल रही है। तो मैं अगर अब ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट पे जाता हूँ, लोकल होस्ट 8000, तो मेरी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें कि जो फॉरवर्डिंग चल रही है, तो जब मैंने कनेक्ट किया तो इट सेज हैंडलिंग कनेक्शन। इसको यहाँ पर आपको आउटपुट भी आता है कि अगर कोई कनेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन से। तो इसको एग्जिट करने के लिए आई जस्ट डू कंट्रोल सी, तो ये एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेबल्स का। क्या हमें करना चाहिए, आई थिंक लेबल्स हम नेक्स्ट क्लास में पिकअप करते हैं। यहाँ तक, यहाँ पर आज क्लास को वाइंड अप करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा आई थिंक। तो आई स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।